Hello everyone, Priyadarshini here. So we are discussing 2018 MSc entrance questions of Sambalpur University and it is the third part. Okay. So the first question is what will be the product of the following reaction? CH3 MgI plus एक epoxide दिया गया है और वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है हमें. तो CH3 MgI दिस इज ग्रिनर्ड्स रिएजेंट और ग्रिनर्ड्स रिएजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि ये काफ़ी सारे कंपाउंड्स के सिंथेसिस में यूज होता है. ओके, फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड और इपॉक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है. और एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड या फिर साइक्लिक कीटोन और इपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म करता है. लाइकवाइज कीटोन एसिड क्लोराइड ईस्टर एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके टर्सरी अल्कोहल बनाता है. तो ये और भी कुछ कंपाउंड्स जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्काइल सियानाइड ये सब भी बनाता है. ये टेबल में लिस्ट आउट किया गया है. तो हमारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को देखिए. इसमें CH3 MgI मतलब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है और एक इपॉक्साइड है. तो ये जो CH3 माइनस आपको ये याद रखना है कि ग्रिनर्स रिएजेंट एक ऐसा एल्काइल हैलाइड है जहाँ पे कि एल्काइल में निगेटिव चार्ज होता है. अदरवाइज अदर जो भी हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं उसमें एल्काइल में पॉजिटिव साइन होता है और आयोडाइड और हैलाइड क्या होता है निगेटिव साइन होता है उसका. लेकिन यहाँ पे CH3 निगेटिव चार्ज है. तो ये ऐसा ही कार्बन को अटैक करेगा जहाँ पे कि प्रोडक्ट में लेस सब्स्टिट्यूटेड OH होगा. मतलब OH यहाँ पे देखिए OH ये CH2 के साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए ये दिस कार्बन को अटैक करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा. मतलब OH CH2 CH CH3 CH3. ओके, दिस प्राइमरी अल्कोहल एक्टिव फॉर्मेशन होगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजोडाई बेस्ड इंडिकेटर. एजोडाई, एजो मतलब क्या है एन डबल बॉन्ड एन. तो हमें कौन से इन चारों में से कौन से कंपाउंड में एन डबल बॉन्ड एन नहीं है ये देखना है. फर्स्ट ऑप्शन इज फिनोप्थलीन, सेकंड इज मिथाइल रेड, सी इज मिथाइल ऑरेंज एंड डी इज एरिक्रोम ब्लैक टी. तो अगर हम इन चारों का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि किसमें एन डबल वन एन नहीं है तो पता चल जाएगा. तो फर्स्ट इज फिनोप्थलीन. फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर है ये. तो आप देख सकते हैं इसमें तो एन डबल वन एन है ही नहीं. तो ये हो सकता है लेकिन और भी बाकी सबको देखेंगे. ये कलरलेस होता है. एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है लेकिन टाइट्रेशन के टाइम यूज होता है ना इंडिकेटर. तो जब हम बेस ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बेसिक होता है और पिंक कलर ये फिर अटेंड करता है. नेक्स्ट इज मिथाइल रेड. मिथाइल रेड का स्ट्रक्चर है ये. इसमें देखिए एन डबल वन एन है मतलब ये एक एजोडाई है. ये एक एजोडाई है और ये रेड कलर होता है जब एसिडिक और एसिडिक सॉल्यूशन बिलो pH 4.4 ये रेड कलर होता है. लेकिन जब हम ग्रेजुअली फिर बेस ऐड करते हैं तो ये येलो कलर अटेंड करता है अबव 6.2 pH. ओके, नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर ये है. इसमें भी एन डबल वन एन है. ओके, तो ये रेड पहले रेड होता है जब pH 3.1 अराउंड होता है तो रेड होता है. फिर ग्रेजुअली उसका कलर चेंज होता है जब हम बेस ऐड करते हैं तो रेड टू ऑरेंज, ऑरेंज टू फिर आखिर में येलो हो जाता है. एरिक्रोम ब्लैक टी ये क्या है एक कम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर है. ये कहाँ पे यूज होता है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में. तो इसका स्ट्रक्चर भी ये है. इसमें भी एन डबल वन एन है और ये ब्लू टू रेड होता है. जब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में ब्लू होता है, जब कम्प्लेक्स फॉर्म करता है तब ये रेड हो जाता है. तो ये तो एजोडाई है. तो कौन सा एजोडाई नहीं है मतलब फिनोप्थलीन होगा. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. और चार हमें ऑप्शंस दिया गया है, चार कंपाउंड्स दिया गया है. तो एसिडिटी या फिर बेसिसिटी जब कंसेप्ट आता है तो हम तीन थ्योरीज को देखते हैं. एक तो है आरएनएस थ्योरी, सेकंड इज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एंड थर्ड इज लुईस थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी जब एक एसिड एसिड क्या होता है प्रोटॉन डोनर होता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर. तो एसिड जब एक प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एक कंजुगेट बेस फॉर्मेशन करता है. कंजुगेट बेस इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि ये एक अभी कैपेबल है एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए. तो इसीलिए ये बेस की तरह एक्ट करता है. और एस तो हम बोल सकते हैं एसिड व्हेन डोनेट्स वन प्रोटॉन इट फॉर्म्स कंजुगेट बेस. और अब जब हम स्ट्रेंथ को देखते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस.
तो अगर कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो एसिड का कम होगा, और एसिड का स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये उल्टा है, दोनों उल्टे हैं। तो हमें जो 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं, ये क्या है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। तो ये सब क्या है, इनका हमें एसिडिटी पूछा गया है। तो अगर हम इसका कंजुगेट बेस निकाल देते हैं, कंजुगेट बेस का उसका स्ट्रेंथ निकाल के उसको पलटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। तो इसका कंजुगेट बेस क्या करेंगे, ये सब एसिड्स है, उसका कंजुगेट बेस निकालेंगे, मतलब एक H+ ये डोनेट कर लेगा, एक डोनेट, ये सब प्रोटोनेटेड फॉर्म था, उसको डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में देखिए। तो हमें फर्स्ट मिला पिरिडिन, देन पायरोल, देन 4 मिथाइल पिरिडिन। 4 मिथाइल पिरिडिन को हम गामा पिकोलिन भी बोलते हैं। देन दिस वन इज पिपिरिडिन, लास्ट वन इज पिपिरिडिन। तो इन चारों का हम बेसिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके उसको फिर उसी में से एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो पायरोल का स्ट्रक्चर है ये। पायरोल में एक 5 मेंबर रिंग है और इसमें एक नाइट्रोजन होता है। ये सबसे कम बेसिक है, सबसे कम क्या है, पायरोल बेसिक है। क्यों, इन चारों ऑप्शन में से पायरोल सबसे कम बेसिक है। क्यों, देखिए यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए उसको 3 डबल बॉन्ड चाहिए, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 2 डबल बॉन्ड है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स और या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल होता है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करके रेजोनेंस या फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके एरोमेटिसिटी गेन करवाता है पायरोल के लिए। तो ये हमारे लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए ये इजीली अवेलेबल नहीं है। तब लुईस थ्योरी बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या है, बेस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन काफ़ी ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है, तो ये प्रोटॉन भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए ये कम बेसिक है। ओके, पिरिडिन में देखिए, पिरिडिन में N में एक लोन पेयर है, मतलब यहाँ पे क्या है, बेंजीन की तरह यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट होता है, तो ये एरोमेटिक है। तो इसका जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल है, और ये इसीलिए प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं पायरोल और पिरिडिन में, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पायरोल। नेक्स्ट इज गामा पिकोलिन और 4 मिथाइल पिरिडिन। तो इसके जो फोर्थ पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप है, और आपको पता है मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अल्टीमेटली नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है। ओके, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या फिर इसके लिए हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बहुत ईजी होगा। तो इसका अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो पिरिडिन से भी इसका ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में से गामा पिकोलिन का ही सबसे ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट इज पिपिरिडिन। पिपिरिडिन में क्या होता है, एक साइक्लोहेक्सेन टाइप होता है, और लेकिन उसमें एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो पिपिरिडिन का अगर देखते हैं, इसका बेसिक स्ट्रेंथ इन चारों में से सबसे ज़्यादा है। क्यों देखते हैं, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के ऊपर है। ओके, तो sp3 में है तो उसमें क्या खासियत है, देखिए आपको ये याद रखना है, जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। ओके, ऐसे क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्पेरिकली सिमेट्रिकल, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सब न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होकर रहते हैं चारों ओर से, तो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतना ज़्यादा होगा। तो पिपिरिडिन और पिरिडिन का अगर हम कंपेयर करते हैं, पिपिरिडिन में क्या होगा, पिरिडिन का जो स्ट्रक्चर ये है, पिपिरिडिन में क्या होता है, जो लोन पेयर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के ऊपर है, लेकिन पिरिडिन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के ऊपर है। ओके, तो पिपिरिडिन में जो एस कैरेक्टर है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, 25%, क्योंकि यहाँ पे बाय 4 होगा, और पिरिडिन में क्या होगा, 33.33%, क्योंकि यहाँ पे बाय 3 होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा, पिपिरिडिन में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो पिपिरिडिन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पिरिडिन। तो गामा पिकोलिन से भी इसका ज़्यादा होगा। तो इन चारों को अगर कंपेयर करते हैं तो
कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ क्या होगा, बेस का पिपिरिडिन का सबसे ज्यादा, देन 4 मिथाइल पिरिडिन, देन पिरिडिन, देन पायरोल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ठीक उल्टा होगा। तो फर्स्ट होगा 4th, देन 3, देन 1, देन 2। ओके, नेक्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। 3 स्ट्रक्चर है और ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर को आप पहले लिखिए, उसके बाद जो ऑप्शंस हैं देखिए। फर्स्ट इज X and Y are resonance structures and Z is a tautomer. Second is X and Y are tautomers and Z is a resonance structure. Third is X, Y and Z all are resonance structure. And D, X, Y, Z all are tautomers. तो देखिए जो फर्स्ट एक्स एंड वाई है, इनको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये देख के ही पता चल रहा है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड तो नाइट्रो ग्रुप में है, और एक में देखिए एक एन डबल बॉन्ड ओ एक तरफ है और दूसरे में और दूसरी तरफ एन डबल बॉन्ड ओ है। तो ये एक डेटिव बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ओ के बीच रेजोनेंस हो रहा है। ये तो सिंपल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और वाई जेड को अगर देखते हैं तो ये कीटोइनल टाउटोमरिज्म के टाइप होता है और ये टाउटोमर ही है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक साइक्लोहेक्सानोन दिया गया है एंड और एक जो दिया गया है वो क्या है, फ्यूरेन। फ्यूरेन में CHO है, उसको हम फुरफुराल्डिहाइड बोलते हैं। और उसके साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं NH2CO NH2 एंड HCl एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और प्रोडक्ट के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये जो रिएक्टेंट है, एल्डिहाइड एक है और कीटोन है। जब एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। जो रिएजेंट है उसको हम बोलेंगे सेमी कार्बाइजाइड। तो NH2CO NH2 है। उसका स्ट्रक्चर देखिए, जब हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 वहां से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हम NH2CO से तो हमें सेमी कार्बाइजाइड मिलता है। और कार्बाइजाइड का स्ट्रक्चर है ये। जब एल्डिहाइड एंड कीटोन सेमी कार्बाइजाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सेमी कार्बाजोन फॉर्मेशन होता है। ये देखिए रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे NH2 से H2 एंड कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन मिलके एक वाटर रिलीज करते हैं और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N फॉर्मेशन होता है। ओके, लेकिन क्वेश्चन में एक एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है और हमें इन दोनों में से एक को चुनना है, तो क्या होगा। जब रिएक्शन मिक्सचर लेंगे तो दोनों ही रिएक्ट करेंगे, साइक्लोहेक्सानोन और फुरफुराल्डिहाइड ये दोनों रिएक्ट करेंगे सेमी कार्बाइजाइड के साथ। और जो लेकिन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो दो टाइप का है। ये देखा गया है कि सेमी कार्बाइजाइड जो है वो कीटोन के साथ, साइक्लोहेक्सानोन के साथ 60 टाइम्स फास्टर रिएक्ट करता है। जब रिएक्शन देते हैं मतलब रिएक्टेंट डालते की ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, कहाँ पे, हमारा साइक्लोहेक्सानोन के साथ। ओके, लेकिन जो हमारा एल्डिहाइड है फुरफुराल्डिहाइड उसके साथ काफ़ी स्लोली धीरे धीरे रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। लेकिन आप ये नोट कर सकते हैं कि देखिए कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड के तरह ही शिफ्ट हो रहा है। और equilibrium constant of this furfural aldehyde is about 300 times greater than that of the ketone। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, कीटोन रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, कीटोन सेमी कार्बाजोन, ये क्या है, काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत ही जल्दी हमें प्रोडक्ट मिलता है इसका, ये सेमी कार्बाजोन ऑफ कीटोन। तो ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है, इसीलिए लो टेम्परेचर में भी ये रिएक्शन करेगा। लेकिन एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन जो है ये काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी हाई है और ये इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होके स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशन हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें दोनों में से कोई एक को चुनना होगा, ये दोनों प्रोडक्ट्स में से तो क्या होगा देखते हैं। हमें देखिए रिएक्शन कंडीशन 100 डिग्री टेम्परेचर दिया गया है। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब ये काफ़ी हाई टेम्परेचर है, इसीलिए प्रोडक्ट क्या होगा, फुरफुराल्डिहाइड का ही सेमी कार्बाजन होगा। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट, द हाउवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ए अल्फा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज इज फॉर। 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो एनोमर क्या है, जब साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं हम उसका स्ट्रक्चर को,
तो एक C1 कोई एक भी कार्बन में C1 कार्बन में सपोज वो डिफर करता है और बाकी सब सेम होता है तो उसको हम बोलेंगे एनोमर। ओके, सो एनोमर में क्या होता है, C1 कार्बन जो कार्बन में उसका डिफरेंस होता है उसी कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और उसको हम पहचानेंगे कैसे, अगर देखते हैं कोई भी कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। तो ग्लूकोज में अल्फा फॉर्म में क्या होता है, OH बिलो द रिंग होता है। बिलो द रिंग मतलब बिलो द प्लेन होता है हमारा अल्फा एनोमर में। लेकिन बीटा एनोमर क्या होता है, अबव द रिंग। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर हमें पूछा गया है अल्फा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज, तो इसका क्या होगा, यही होगा। ये जो अल्फा एनोमर का डी ग्लूकोज दिया गया है स्ट्रक्चर, उसको आप मैच कीजिए, वही होगा। लेकिन ये देखा गया है कि जो साइक्लिक फॉर्म है, जैसे साइक्लोहेक्सेन कैसे रहता है, उसका 4 फॉर्म होता है, चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर ऐसे होता है। वैसे ही ये भी, ये हमारा ग्लूकोज भी कैसे होता है, ये चेयर फॉर्म में होता है। चेयर फॉर्म में नॉर्मली ये स्टेबल होता है। लेकिन ये चेयर फॉर्म नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ करने के लिए काफ़ी दिक्कत होता है हमें, इसीलिए हम हाउस प्रोजेक्शन ही करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉलो द ट्रेंड। और हमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक बेंजीन में Cl, एक बेंजीन में SO3H, एक बेंजीन में NHCOCH3, एक बेंजीन में C2H5। ओके, PQRS। तो यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मतलब एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है। ओके, अगर वो ये रिएक्शन कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन पुअर इन इलेक्ट्रॉन होगा मतलब न्यूक्लियस लवर होगा। ओके, तो पुअर इन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लवर होगा, वो अगर रिएक्शन को करवाता है, वो रिएजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो एरोमेटिक रिंग सब है, तो हमें क्या होगा, हमें वो देखना पड़ेगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ये है हमारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे आप नोट कीजिए, ये जो सब रिएक्टेंट्स गिवन है, इसमें एक ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, तो दूसरे जो ग्रुप आएगा नाइट्रो ग्रुप, तो ये जो प्रेजेंट है ऑलरेडी, ये ग्रुप सब वो आने वाले ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेंगे, उन उसका पोजीशन क्या होगा, इन ग्रुप ही डिसाइड करेंगे उसका पोजीशन क्या होगा। और तो अकॉर्डिंग टू और विद रेस्पेक्ट टू वाई, ये ऑर्थो पोजीशन में जाएगा या फिर मेटा या फिर पारा, कौन सी पोजीशन में जाएगा, तो इसको ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही साथ कितने कौन कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा ये भी हम देख सकते हैं। तो हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डायरेक्टिव इफेक्ट्स को देखेंगे। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर्स होते हैं, जो ग्रुप्स पहले प्रेजेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर्स, ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटर्स एंड मेटा डीएक्टिवेटर्स। ओके, तो ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर्स जो होते हैं और डीएक्टिवेटर्स, उन लोग क्या होते हैं, उनके पास एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मेटा जो होता है, मेटा डीएक्टिवेटर्स, उनके पास जो एटम बेंजीन के साथ कनेक्टेड होता है, उसके पास अदर पार्शियली पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये है ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स एंड ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटर्स मेनली ये सब हेलोजन ही है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेटा डीएक्टिवेटर्स ये है, इनके इनके पास देखिए CHO, COR, COH ग्रुप, ये सब। तो इनका जो रिएक्टिविटी मतलब इंक्रीजिंग एक्टिवेशन इस तरह है और डिक्रीजिंग सॉरी इंक्रीजिंग डीएक्टिवेशन इस तरफ है, और बीच में एक्स ग्रुप है, वो न्यूट्रल है। तो अगर इनको कंपेयर करेंगे, हमारे पास में जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें देखिए एक में Cl है, Cl तो क्या है, ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटर्स है। SO3H क्या है, मेटा डीएक्टिवेटर्स। ओके, एंड NHCOCH3 ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर्स, C2H5 भी ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर्स। तो अगर इन चारों में से इस ट्रेंड को अगर हम फॉलो करते हैं, तो उसका ऑप्शन होगा पहले में हमारा R आएगा, देन S, देन T, देन Q। Among the following most stable conformation of meso 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये 2017 में भी आया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 48 आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बैक के क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और सारे के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ओके, कोई भी रिपीट हो सकता है। तो मेसो कंपाउंड में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अब देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर इसको 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन को अगर ऐसे लिखते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये होगा। तो ये ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। द करेक्ट order of H1 NMR chemical shift values, that is del values, for the indicated hydrogens in the following compounds, चार ऑप्शंस हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम के जो केमिकल शिफ्ट्स हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। ये जो फ्रेमवर्क आपके माइंड में होना चाहिए, या फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अल्काइल में क्या होगा, विनाइल में क्या होगा, कार्बोनिल में क्या होगा, बेंजाइल में क्या होगा, ये सब कुछ याद रख सकते हैं। तो हमारे पास जो चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में विनाइलिक है, मतलब ये डबल बॉन्ड है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड है हाइड्रोजन। तो इसका जो वैल्यू होगा अराउंड 5 to 5.3 इसके बीच ही आएगा। नेक्स्ट जो है फिनाइल रिंग के साथ, मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के साथ, तो इसका 6.5 to 8 होता है और एवरेज आप ले सकते हैं 7.3 अराउंड। थर्ड जो है ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, एल्किनिल है, तो इसका 2.5 to 3.0 अराउंड होता है। एंड फोर्थ है हाइड्रोजन अटैच टू sp3। sp3 मतलब ये एल्काइल है। तो अगर इन चारों को कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, द कंपाउंड विच कैनॉट एब्जॉर्ब यूवी लाइट इज एसीटोन, नाइट्रोबेंजीन, एन ब्यूटेन, बेंजामाइड। तो यूवी लाइट में क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो सिग्मा बॉन्ड भी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके पास अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप होता है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इजीली होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इजीनेस के लिए क्रोमोफोर्स रहना जरूरी है। वो क्रोमोफोर्स ही एब्जॉर्प्शन करवाते हैं और क्रोमोफोर के पास लोन पेयर या फिर पाइलेक्टन्स या फिर कंजुगेशन होना जरूरी है। तो इन चारों में से हम देखेंगे किसमें ये नहीं है, लोन पेयर, पाइलेक्ट्रॉन और कंजुगेशन नहीं है, एब्सेंट है। तो फर्स्ट एसीटोन, एसीटोन में देखिए CH3CO, मतलब ऑक्सीजन में तो लोन पेयर है ही। सेकंड नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन में भी लोन पेयर है, तो ये तो काफी एक्साइटेशन करवाएगा। सी है एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन में देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि बिल्कुल भी क्रोमोफोर नहीं है, कुछ लोन पेयर नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी कंजुगेशन भी नहीं है। डी है बेंजामाइन, बेंजामाइन में भी ऑक्सीजन में भी है, नाइट्रोजन में, दोनों में लोन पेयर है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, एन ब्यूटेन यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करवाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस था और कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।